नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। देश भर में हुए विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं, जिसमें से उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णनाथ, हरियाणा के आदमपुर, बिहार के गोपालगंज और ओडिशा के धामनगर सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है, जिससे देखकर ऐसा लग रहा है कि देश के चप्पे चप्पे पर बीजेपी का कब्जा हो रहा है। वहीं अगले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव है, मैनपुरी का उपचुनाव, और इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद यह सीट दरअसल खाली हुई है। रामपुर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होना है, जो आजम खान की सदस्यता रद्द होने के बाद खाली हुई है। और ऐसे में विधानसभा उपचुनावों के आए नतीजों को देखकर ऐसा लगता है कि 2024 में एक बार फिर से देश में कमल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में काबिज होगी। तो गोपालगंज में भारतीय जनता पार्टी का डंका बजा। बिहार की विधानसभा सीट, हालांकि एक और सीट मोकामा, जहां पर बीजेपी हार गई, आरजेडी प्रत्याशी ने जीत दर्ज की। उपचुनाव में बीजेपी की जीत हुई है। 7 विधानसभा सीटों पर यह उपचुनाव हुआ था, 6 राज्यों की, और 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों में से 4 विधानसभा सीटों पर कमल खिला है। तो इसे 2024 का कुछ लोग सेमीफाइनल भी मान रहे हैं। जनता को मोदी राज पसंद आ रहा है। कमल के फूल पर बटन दबाकर जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजय दिला रही है। और ये जश्न की तस्वीरें, भारतीय जनता पार्टी दफ्तर के बाहर की तस्वीरें, किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता जश्न में चूर नजर आए। हरियाणा के आदमपुर में भी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया। गोपालगंज में बीजेपी का डंका बजा है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के गोला गोकर्णनाथ विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। धामपुर में, ओडिशा के धामपुर में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। हालांकि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां से बीजेपी हार गई। 7 विधानसभा सीटों पर यह चुनाव हुआ था, जिसमें से 4 पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की। ठीक है, कैप्टन इंद्रजीत सिंह सब प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है सर आपका। महेश आ रहे हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, आपका भी बहुत स्वागत है। कैप्टन इंद्रजीत जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आऊंगा। बड़ी जीत इसे कहें, 7 विधानसभा में से 4 विधानसभा सीटें आज आपके खाते में गई हैं। 2024 से पहले का ट्रेलर भी इसे कह सकते हैं क्या सर? सोनी जी, देश की जनता हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लोग आस्था जता चुके हैं और उनकी मंशा बिल्कुल जाहिर हो चुकी है सबकी कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कंपटीशन में आज के समय में कोई भी नहीं है। जिस तरह से 7 विधानसभा सीटों में से किली 4 हमारे पक्ष में गई हैं और कुछ ऐसे राज्यों की गई हैं जहां हमारी सरकारें नहीं है, तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि वहां सत्ता का दुरुपयोग हुआ है। और सबसे बड़ी बात सोनी जी, एक बात आप देखिए जी, कि जो लखीमपुर खीरी का लोग, ये विपक्षी पार्टियां रातों दिन राग अलपती रहती थी कि लखीमपुर में मार दिया, गाड़ी चढ़ा दी, ये कर दिया, और लखीमपुर में पहले भी सारी सीटें हमें मिली थी और अब की बार में लखीमपुर की सीट हमें मिली है। तो अब इन जो है ना विपक्षी पार्टियों को इसके ऊपर जो है ना अपने सोचना पड़ेगा कि जो आप जिस चीज का हवाई जो फायर करते हैं ना, वो आपके हवा हवाई फायर गलत जाते हैं। आज लखीमपुर के आम जनता ने ये साबित कर दिया है कि लखीमपुर में कहीं भी कुछ गलत नहीं हुआ। जो भी बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है विकास, वो विकास के लिए वोट डाल रहे हैं। आप वहां कितनी भी अफवाह फैलाएं, उसका कोई असर होने वाला नहीं है। तो ये सोनी जी, हमारा ये पार्टी एक राष्ट्र के प्रति समर्पित पार्टी है। माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक नारा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और विकास अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति उस तक पहुंचना चाहिए। यही हमारी सोच शुरू से रही है। जब हमने किसानों के लिए सहायता निधि दी तो इसके ऊपर भी ये बहुत लोग बौखलाए थे कि क्यों दी जा रही है किसानों को, मगर हमने वो जारी रखी और बरकरार जारी रहेगी। तो ये किसान के लिए भले ही देखने के लिए 6,000 रुपए लगते हो,
मगर एक छोटे से किसान के लिए बहुत बड़ी एक सहायता हो जाती है। इससे पहले कभी किसी ने नहीं सोचा। इसी तरह से हमने आम गृहिणी जो धुएं से बेचारी परेशान रहती थी और उनकी स्थिति नहीं थी कि वो गैस चूल्हा खरीद सके और जला सके, तो हमारी सरकार ने सोचा और उनके घर घर तक जो है ना गैस चूल्हे पहुंचाए। आज वो गृहिणी जो है ना धुएं से मुक्त है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि शहर में तो लोग बंदोबस्त कर लेते हैं, मगर ग्रामीण भारत में शौचालय की व्यवस्था कितनी बुरी थी कि लोग खेतों में कहाँ जाते थे, और खास करके हमारी महिला बहन बेटियां जब जाती थी तो उनके साथ दुराचार भी होता था। आएंगे कैप्टन इंद्रजीत जी, विकास की बात आगे कर लेंगे। महेश आर्या भी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। महेश जी, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। धन्यवाद। मोदी का कोई कंपटीशन नहीं है क्या ये बात समाजवादी पार्टी ने मान ली है? क्या फिर से रिपीट करें? मेरा सवाल है कि नरेंद्र मोदी का कोई कंपटीशन नहीं है, कोई तोड़ नहीं है क्या देश में, उत्तर प्रदेश में? अब ये बात समाजवादी पार्टी क्या इस बात को मानती है? सारे मुद्दे जो आपने गोला विधानसभा में उठाए, उन तमाम मुद्दों की हवा निकल गई। लखीमपुर खीरी का मुद्दा भी आपको जीत नहीं दिला सका? देखिए, जहाँ तक अभी चुनाव गोला में हुआ है और यहाँ पर मोदी जी तो नहीं, लेकिन योगी जी ने चुनाव लड़ा है। और मोदी जी की बात करें तो समाजवादी आंदोलन के बहुत बड़े बड़े लीडर हुए हैं और हमारे समाजवाद में बहुत बड़े लीडर है। ऐसा मान लेना कि भाई नरेंद्र मोदी ही तो उनको भगवान मान लें तो कोई बात नहीं। मैं तो कह रहा हूँ कि बीजेपी वाले उसको भगवान के रूप में उनको पूजना चाहते तो पूजें, इनके नेता हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें परेशानी है। रही बात ये गोला विधानसभा को लेकर करें तो अभी चूंकि जनता का जो मैंडेट आया है तो उसके लिए तो मैं तो यही कहूँगा, चलो ठीक है, तो आपको बधाई देता हूँ। लेकिन जो विकास के नाम पर जनता ने इनको वोट दिया है, इन्होंने बहुत बड़े पुल बनवाए हैं, बहुत अच्छा काम विकास करवाए हैं, जनता की बहुत केयर किए हैं, किसानों के बहुत हितों काम किए। मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी वक्ता के आपके माध्यम से कि भाई अगर इस तरह से चुनाव हुआ होता तो लखीमपुर खीरी में जो किसानों, इन्होंने ही नाम लिया था, किसानों की हत्याएं हुई थी, इनके मंत्री के बेटे ने उस पर गाड़ियां चढ़ाई थी और उसके बाद वे वहां पर उनके परिवार में जाके पूछिए, जिनके घर से चिराग घर का उठा है या जिसके पति चला गया, जिसका बहन का भाई चला गया, उनसे जाके पूछे वास्तव उन्होंने वोट दिया कि नहीं दिया उस 2022 में भी और इस उपचुनाव में भी। तो अगर ये परसेप्शन मान लेना कि भाई हमने इतना कांड होने के बाद भी वो मुख्यमंत्री का बेटा बड़ी मुश्किल सुप्रीम कोर्ट के बड़े हस्तक्षेप के बाद वो उसको अरेस्टिंग मिली, उसके बाद जो है आज भी वो मंत्रिपरिषद में बैठे हुए हैं, तो उसके बाद मैं समझता हूँ ये भावनाओं के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। निश्चित रूप से जो उनके परिवार के लोग गए हैं, जिनकी हत्याएं हुई हैं, तो उनके परिवार की भावना ही उस प्रदेश की, उस जिले की, उस क्षेत्र की भावना रही होगी, वो वोट नहीं मिले। अब इनको तो वास्तव में शुक्रिया अदा करना चाहिए ईवीएम का, शुक्रिया अदा करना चाहिए शासन प्रशासन का, जिस तरीके से हमारी पार्टी ने एडवांस में जो शिकायतें जो दर्ज कराई थी चुनाव के समय, चुनाव के पहले भी, कि हमारी पार्टी का प्रत्याशी जो विनय तिवारी जी थे, एक लोकतंत्र का ये यही खूबसूरती होती है कि एक पक्ष होता है, विपक्ष होता है, और ये विपक्ष को खत्म कर देना चाहते हैं। ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं आजकल और कई राज्य हैं जहां पर ईवीएम से वोटिंग हुई है और कांग्रेस पार्टी की और तमाम अलग विपक्षी दलों की सरकार बनी है। भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से चुनाव लड़े तो भारतीय जनता पार्टी कोसों दिखाई नहीं पड़ेगी। जिस तरीके से 1993 में 1991 में पीछे ले चलना चाहता हूं सोनी जी, कि 1991 में जब चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की गवर्नमेंट हुआ करती थी, आदरणीय कल्याण सिंह सीएम हुआ करते थे, तो इन्होंने हमारी पार्टी के संस्थापक और नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी को उधर उनके क्षेत्र में जसवंत नगर से घेरने के लिए, हराने के लिए, जहां तक तो एक तो बात कहते हैं कि भाई चाल चरित्र चेहरा इनका बहुत साफ बताते हैं और इनकी करनी कथनी में बहुत बड़ा अंतर है। इनकी चाल चरित्र चेहरा भी अच्छे नहीं है और करनी कथनी में अंतर नहीं है। इन्होंने कहा स्वच्छता की राजनीति देंगे, उस जमाने से की बात बता रहा हूँ 1991 में। तो नेताजी समाजवादी पार्टी, समाजवादी आंदोलन, समाजवादी विचारधारा को दबाने के लिए 1991 में इन्होंने जो संबल के जो डाकू थे, को क्या डाकू तहसीलदार सिंह, उनको सामने उतारा गया। इनकी पार्टी आरोप लगाती है समाजवादी पार्टी परिवारवादी पार्टी है। इनसे पूछिए कि कहाँ गया तुम्हारा ये इसकी करनी कतरी में। आप जहाँ पर एक कमेंट में रत्नाकर जी से भी ले लेता हूँ, रत्नाकर सिंह भी जुड़े हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, उनके बेटे को उन्होंने आपको आऊंगा, 1 घंटे का समय हमारे पास भरपूर मौका मिलेगा, आज मिलेगा सभी गेस्ट को मिल जाएगा।
तो ये मतलब कहते कुछ है करते कुछ मेरी है। आवाज आ तो रही है इसी आप तक? वजह से परिवारवादी, घोर परिवारवादी, घोर जातिवादी, घोर जो संप्रदायवादी सारे क्वालिटी रखे हुए हैं। तो इनको तो शुक्रिया अदा करना चाहिए ईवीएम मैया का, कि जिसके चलते ये बार बार जीत रहे हैं। लेकिन जिस दिन भी देश में लोगों को ईवीएम के प्रति जागृति आएगी तो निस्तानाबूद हो जाएंगे इनके सारे मंसूबे, और समाजवादी विचारधारा का परचम पूरे देश में फहराएगा। मोदी जी का ऐसा नहीं है, हर चीज का विकल्प है, मोदी जी का भी विकल्प होगा। 2000 आने दीजिए और निश्चित रूप से विपक्ष मिलकर के और मोदी जी के सामने लड़ेंगे और आपको एक चेहरा भी मिल जाएगा और आपको लग जाएगा कि हाँ भाई 56 इंच का मुकाबला करने वाला भी कोई इस देश में पैदा हुआ और है मौजूद में। ये तो पहले कृष्ण भी कहा करता था कि मुझे मारने वाला कोई माई का लाल पैदा हुआ, वहां पर कृष्ण जी हुए। रावण भी बोलता था कि भाई हमें कोई मारने वाला पैदा नहीं होगा, मैं तो काल उसको पार्टी से बांध के रखता हूँ, वहां पर भी भगवान राम जी आए। तो निश्चित रूप से हर चीज का अखिलेश यादव भी है पहले ऐसे और बोलते हर थे क्या? व्यक्ति का अच्छाई तभी का शायद भी योगी जी विकल्प है आए। और बुराई का भी अखिलेश विकल्प है। यादव भी पहले ऐसे बोलते थे तभी योगी जी आए। है जी। खैर, मैं आपसे आपके पास आऊंगा। मैं रत्नाकर सिंह जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। रत्नाकर जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस का तो सर इतना मॉरल डाउन हो गया है उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव के बाद, तो कांग्रेस तो कहीं नजर ही नहीं आई। कांग्रेस की तो कोई चर्चा तक नहीं कर रहा चुनाव में। रत्नाकर जी, उपचुनाव के बारे में अगर आप चर्चा करेंगे सोनी जी, तो पूरे देश के उपचुनाव के बारे में चर्चा करनी चाहिए आपको। महाराष्ट्र में जो चुनाव हुआ है, अंधेरी ईस्ट में जो चुनाव हुआ है, उसमें महाविकास आघाड़ी की पार्टी की विजय हुई है और भारतीय जनता पार्टी ने अपना पर्चा जो है वापस ले लिया था, क्योंकि उनको लग रहा था कि वो इस चुनाव में बुरी तरह से हारने वाले हैं। और ये कहते हुए ले लिया कि उनके मृतक के परिवार को जो है टिकट मिला है, इसलिए हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो यहाँ पे महाविकास आघाड़ी की कितनी बड़ी जीत हुई है, इसके बारे में भी चर्चा कर लीजिए। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पे हमारा संगठन जो है मजबूती से काम कर रहा है और वहाँ पे जो कुशासन है, जो चीजें हैं वहाँ पे, उसके खिलाफ पूरी तल्लीनता से जो है हम अपनी आवाज उठाते हैं और जनता तक पहुँच रहे हैं। रही बात जीत और हार की, तो मैं आपको बता दूं, गोपालगंज की भी बात कर लेता हूँ, चाहे और अन्य नहीं, पहले गोला की बात कर लीजिए, फिर उसके बाद गोपालगंज चलेंगे, महाराष्ट्र भी चलेंगे, तेलंगाना भी चलेंगे। पहले गोला की बात कर लीजिए सर। गोला में आपने जी 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 देखिए, उत्तर प्रदेश में अभी तक क्या होता है कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप अगर उपचुनाव की परिपाटी को उठाकर देख लीजिए, तो जहाँ जहाँ पे भी अगर कोई विधायक जो है मरा है या फिर सांसद कोई मर गया है किसी कारण से और वो सीट रिक्त हुई है या उसके परिवार का कोई सदस्य वहाँ पे चुनाव लड़ा है, तो निश्चित रूप से वहाँ पे जीत की उसकी संभावना बहुत प्रबल रहती है और लोगों एक सहानुभूति की लहर पूरी चलती है और वह सहानुभूति की लहर का फायदा जरूर मिलता है। तो वहाँ पे भी उत्तर प्रदेश में भी यही सहानुभूति का फायदा जो है इन्होंने उठाया। नहीं, कांग्रेस ने पहले मान लिया था कि जीत होगी भारतीय जनता पार्टी की, इसलिए हम प्रत्याशी नहीं उतार रहे अपना। नहीं, कांग्रेस जो जहाँ पे कांग्रेस जहाँ पे लग रहा है पूरे देश में अभी आप लोगों का कहना है कि ये 6 राज्यों का जो उपचुनाव हुआ है, उस चुनाव को सेमीफाइनल बताना, ये कहीं न कहीं अतिशयोक्ति है। लोकल जो एमएलए का चुनाव होता है वह चुनाव लोकल मुद्दों पे होता है और जो लोकसभा का चुनाव होता है वो देश हित से जुड़े हुए मुद्दों पे होता है। तो अगर देश हित से जुड़े हुए मुद्दों पे की बात करेंगे 2024 में जो होने हैं, उसमें से बड़े बड़े मुद्दे हैं सारे। महंगाई है, बेरोजगारी है, महिला अत्याचार है, किसानों का आमदनी आधा हो गया। तो ये सारे मुद्दे जो जनता से जुड़े हुए, लोगों से जुड़े हुए हैं, वो मुद्दों पे लड़ाई होगी ना 2024 में। मैंने आपको पहले ही कहा, उपचुनाव में जो चुनाव होते हैं कहीं न कहीं वहां पे वो लोकल मुद्दे हावी रहते हैं और बहुत सारे फैक्टर उस पर इफेक्ट करते हैं। जैसा कि बिहार में आप देख लीजिए, बिहार में जो गोपालगंज में चुनाव अगर भारतीय जनता पार्टी जीत पाई है तो उसमें कहीं न कहीं 2 फैक्टर काम किया है उनको जीतने के लिए, नहीं तो वहां पे भी बीजेपी हार जाती। वहां पे साधु यादव ने कुछ 9,000 के करीब वोट काटा है और एमआईएम के जो कैंडिडेट है उसने भी कुछ 12,000 के करीब वोट काटा है। तो इस तरह की जो है अपना वोट कटवा ये भारतीय जनता पार्टी बिहार में अक्सर खड़ा कर देते हैं। अब पिछला विधानसभा का चुनाव ही देख लीजिए, किस तरह से जो है रामविलास पासवान के जो है बेटे ने वहां पे किस तरह से वोट कटवा का काम किया था, उनकी पार्टी ने किया था। तो ये सारा फैक्टर मैटर करता है। ये ये जो 24 का चुनाव और ये उपचुनाव, इसमें कहीं जमीन आसमान का, इसको आप सेमीफाइनल की संज्ञा मत दीजिए, ये अतिशयोक्ति होगी आप लोगों की तरफ से। ठीक है, आज कैप्टन इंद्रजीत सिंह जी, महंगाई से जुड़ रही है। कैप्टन आप खाने इंद्रजीत पीने सिंह की जी, वस्तुओं पे टैक्स लगाते हैं, आप जो है दूध दही पे टैक्स आऊंगा लगाते हैं। रत्नाकर जी, आऊंगा। एक एक करके मैंने सबको मौका दिया, आपकी बारी अब समाप्त हो गई। कैप्टन इंद्रजीत सिंह जी, आपके पास आऊंगा। रत्नाकर सिंह कह रहे हैं कि सिंपैथी की लहर चली है इसलिए आपने गोला जीत लिया।
महेश आर्य कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी, इस तरह के आरोप, सत्ता प्रशासन का दुरुपयोग, आपका कमेंट, आप कैसे डिफेंड करेंगे? आज के समय में चाहे कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो या अन्य और विपक्षी पार्टियां हो, जिन्हें चुनाव से पहले ही ये ईवीएम ले आते हैं करके सत्ता का दुरुपयोग ले आते हैं, ये अपनी नाकामियां छुपाने के लिए सीधा सीधा ईवीएम पे डालते हैं। अब देखिए उड़ीसा में जो चुनाव हुआ है, बिहार में चुनाव हुआ है, तो वहां तो इन लोगों की सत्ता थी, फिर भी जो है ना वहां हम सीट निकाल के लाए हैं। तो ये इनका ये पहले से ही तय रहता है कि हम जीत जाएं तो हमारी पार्टी ने बहुत अच्छा कार्य किया है और लोग हमें चाह रहे और हार जाएं तो ईवीएम पे ठीकरा फोड़ दो। तो ये इनकी सोच रहती है, क्योंकि जनता आज इनकी सोच जान चुकी है। कांग्रेस की स्थिति तो आप जान ही रहे हो कि कोई कहीं इनका नाम ले ही नहीं रहा है। अब तो आप लोगों ने तो यहाँ तक ध्येय बना लिया है कि कांग्रेस का नाम लेना मतलब अपने आप को शर्मिंदा करना। तो कांग्रेस का तो ये आपने देख लिया, जो अभी जो उपचुनाव हुए हैं कि कांग्रेस का कहीं कोई नाम निशान, कहीं कुछ बचा ही नहीं है। तो इसी तरह से कांग्रेस हर तरह। और महाराष्ट्र में जो एकमात्र सीट है, तो जो महिला लड़ी थी उसने पहले ही हमारी पार्टी से आके अपनी अनुमति मांगी थी कि हमें, अगर आप हमें चाहेंगे तो हम चुनाव लड़ेंगे, आप नहीं चाहेंगे तो नहीं लड़ेंगे। हमने बिल्कुल कहा आप लड़िए, हम अपना कैंडिडेट नहीं उतारेंगे, और उसको विजयी मिली है। तो उसमें अगर कोई अपनी पीठ थपथपाए तो थपथपाने दो, हमें उससे कोई बुराई नहीं है, ना हमें कोई उससे गुरेज है। तो हमारी नीति अच्छी है, हमारा नेता अच्छा है। आज हमारे नरेंद्र मोदी जी ने आज दिखा दिया है कि देश में हमारे लिए सबसे राष्ट्र सर्वोपरि है, कोई परिवार नहीं, कोई व्यक्ति विशेष नहीं। और इसी तरह से विकास हम किसी एक का नहीं करेंगे, किसी परिवार का नहीं करेंगे, किसी परिवार को ही सर्वोपरि नहीं मानेंगे। चाहे वो समाजवादी हो, मुलायम सिंह जी जब राजनीति शुरू करी थी, राजनीति में आए थे माननीय मुलायम सिंह जी, अब तो स्वर्गीय हो चुके हैं। तो उनके पास एक साइकिल होती थी टूटी हुई, और उसमें स्टैंड भी नहीं था, दीवार से टिका के खड़ी करते थे, प्राइमरी के स्कूल टीचर थे। और आज उनके बच्चों पे अरबों खरबों की संपत्ति है। तो मुझे लगता है उनके पास कोई इंडस्ट्रियल भी नहीं है जिससे ये आय हुई हो, तो ये सब लूटी तो गई है। मगर हमारा मोदी और हम देश का एक प्रधानमंत्री आज 15 साल जो है ना, 13 साल से अधिक वहाँ गुजरात में मुख्यमंत्री रहा, दूसरी बार जो है ना राष्ट्र की बागडोर संभाले हुए है। मगर उस पे आज आप देख रहे हो कि धोती लंगोटी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश का जो हमारा मुखिया है, आप देखिए उसके पास भी धोती लंगोटी के अलावा कुछ नहीं है। इवन उसकी सगी बहन योगी जी की आज भी एक ढाबा चला के चाय नाश्ता कर यात्रियों को खिला के अपना गुजारा करती है। समाजवादी नेताओं की तरह नहीं कि उनके सारे रिश्तेदार बोले आप उत्तर प्रदेश को लूट सकते हो, उतना लूट लो और पैसा कमाओ, ये किया था इन्होंने। तो क्या पूरे उत्तर प्रदेश में एक समाजवादी ही परिवार ऐसा था जो राजनीति जानता था, बाकी सब कुछ थे ही नहीं। इन्होंने एक समय वो था, इनके परिवार रिश्तेदार पे 48 ऐसे मेंबर थे कि कोई लोकसभा में था, कोई विधानसभा में था, कोई एमएलसी था, तो कोई जनपद में था। ठीक है, इसके अलावा महेश हंस रहे हैं, लगता है आपके सवाल का जवाब देना चाहते हैं। नहीं, मैं बता रही सोच बता रहा हूँ। ठीक है, तो महेश सर जवाब दीजिए, बताइए। तमाम सारे आरोप समाजवादी पार्टी पर, साइकिल से लेकर महल तक का सफर आपने तय किया। सोनी जी 2 सेकंड और 2 सेकंड और लूंगा। जी ठीक है, बोल लीजिए। सोनी जी 2 सेकंड और लूंगा। तो आप देखिए, जनता ने चीज को पहचाना कि ये पार्टी सिर्फ परिवार का भला करने के अलावा देश का और आम जनता का कुछ नहीं कर सकती है। और इनके राज्य में, उत्तर प्रदेश में कितना गुंडा पनप गया था, खुलेआम जो है ना वो जुलूस लेकर निकलते थे, पुलिस उनका संरक्षण करती थी। ठीक है महेश आर्य जी, आप अपनी बात रखिए। देखिए इंद्रजीत जी प्रवक्ता जी हैं, बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, और मैं समझता हूँ बड़ी भाग पड़ता है, चूंकि इनकी पार्टी के नेताओं को यही सिखाया जाता है कि झूठ को इतना ढंग से बोलिए, इतनी कारीगरी दिखाइए, उसमें कुशलता दिखाइए कि उस झूठ को भी लोग सच समझने लगे। और इसी बिना पर भारतीय जनता पार्टी 2014 में आई थी। जो उन्होंने वादे किए थे आज तक वो पूरे नहीं हुए। न तो किसी खाते में 15 लाख आए, न किसी के जो है वो किया गया, न रोजगार 2 करोड़ मिला, कुछ भी नहीं किया। और जब ये कहा गया, पूछा गया तो इनकी पार्टी का नेता क्या बोलता है कि ये तो जुमला था, तो चुनाव में मैंने बोल दिया था। अभी ये किस हैसियत से बोलते हैं समझ में नहीं आता। ये बोलते हैं कि भाई साइकिल घर पे थी। भाई हमारे इंद्रजीत सिंह सोच समझ के बोलना चाहिए। जो आज इस दुनिया में नेता नहीं रहा वो समाजवादी नेता था, जन का नेता था, और उसके लिए पूरे देश दुनिया ने आंसू बहाए।
मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप बहुत अच्छा सूट वूट पहन के बैठे हैं, क्या वो इसी रूप में आए थे इस दुनिया में? बताइए, मेरा बहुत कड़वी बात है। आप बिल्कुल, नंगे आए, जवाब हम भी दूंगा, नंगे जवाब आए, दूंगा, जवाब आप भी दूंगा। नंगे आए। आप इतना सूट जवाब पहन के जवाब 10 ले। लाख का आपका नेता सूट पहन के जवाब घूमता है। देंगे। क्या वो उनकी हैसियत थी, एक चाय वाले की हैसियत थी कि 10 लाख का सूट पहन सके? जो आप इस तरीके से नेताओं का मूल्यांकन मत करिए मेरे भाई। आप राजनीति है, इस राजनीति में भाई पक्ष विपक्ष यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। आप तो ये चाहते हैं कि विपक्ष दुनिया में हमारे देश में ना रहे, विपक्ष हमारे सामने ना हो, तो कर लीजिए लूट उसको अपने आप को। तो भाई ये तो ठीक नहीं है। ठीक है, अगर हम चुनाव हारे, आप कह रहे हैं हम जीते हैं, हम आपका स्वागत करते हैं और आपको बधाई देते हैं, क्योंकि भाई इसमें हम कर नहीं कह सकते। और जो कमियां अगर हमारे अंदर हैं उसकी हम समीक्षा भी करने की प्रयास करेंगे, समीक्षा की जाएगी। ठीक है, लेकिन आप लेकिन जब बात हार की हो रही है ना चुनाव जीता है महेश आर्य जनता के सर, मुद्दों पर, महेश मैं आर्य पूछना जी, चाहता हूं जब अपने बात कैप्टन हार साहब की हो से रही है कि जो तो 2022 महेश आर्य जी सुन लीजिए, भैया एक सेकंड, जी। सोनी जी, 2022 में जिन किसानों के लिए योगी जी ने बोला था, चुनाव के टाइम बोला था, गन्ना किसानों का जो बकाया है 14 दिन के अंदर भुगतान कर देंगे, हो गया क्या? आपने बोला था कि हम रोजगार भी देंगे, हो गया क्या? रोजगार मिल गया क्या? आपने बोला था कि किसानों की समस्याओं का हम हल कर देंगे, कुछ नहीं हुआ क्या? और आपने जो है अभी जो अतिवृष्टि हुआ ही है उससे किसानों की फसल चौपट हो चुकी है, पूरी धान जो है जमीन पे आ गया है, लाखों रुपए का लोगों को नुकसान भरना पड़ रहा है। उसके लिए आपने इसमें क्या दिया? 40 मंत्रियों की फौज को वहां उतार दिया, 40 जो स्टार प्रचारकों की फौज को उतार दिया, अपने नेता को उतार दिया, और आप पीठ थपथपा रहे हैं, पूरे प्रशासन को उतार दिया। इससे ज्यादा तो शर्म की बात क्या हो सकती है? लोकतंत्र की हत्या हुई है। आपने एक वर्ग विशेष के कई अधिकारियों को चुनाव प्रक्रिया से वंचित कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। आप सवाल तो सुन लीजिए, आप ही से सवाल है, आप ही को जवाब देना है। बहुत छोटी मानसिकता के महेश आर्य सर, आप ही से सवाल है। होता है, आपकी सरकार है, आपकी सरकार के ही वो कर्मचारी थे, आपने किस बिना पर उनको हटाया गया? क्योंकि आपको कुछ करना था, निश्चित रूप में चोर की दाढ़ी में तिनका था, दाल में काला था, इस वजह से आपने ये कोशिश किया। उन अधिकारियों को, हमारी पार्टी आपकी पार्टी का नहीं है, समाजवादी लोग हैं, हम लोगों की विचारधारा है यूनाइट एंड रूल्स। हेलो कैप्टन साहब, यूनाइट एंड रूल्स, और आपकी विचारधारा है डिवाइड एंड रूल्स, क्योंकि आप लोग भाई को भाई से लड़ाते हैं, जातिवादी व्यवस्था फैलाते हैं, और आप हिंदू रूल्स की बात करेंगे चुनाव जीते महेश जी, परिवारवाद ये तीसरा उपचुनाव है परिवारवाद का ही आपका। आप अमन गिरी को कौन है बताइए? महेश जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। किसके बेटे हैं आप? उसके बेटे के अलावा कोई भारतीय जनता पार्टी का अच्छा कार्यकर्ता नहीं मिला वहां से कैंडिडेट लड़ाने के लिए? अगर आपकी जनता में बहुत काम किया है आपने गोला। ठीक है, महेश जी तक आवाज नहीं आ पा रही है, महेश जी को म्यूट करेंगे। रत्नाकर सिंह जुड़े हुए हैं हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। रत्नाकर जी, 2022 में अब पिछले महीने 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, हिमाचल प्रदेश और गुजरात, और इन दोनों राज्यों के विधानसभा चुनावों से पहले आज जिन 7 विधानसभा सीटों पर नतीजे आए हैं, 7 में से 4 सीटें बीजेपी के खाते में गई हैं। तो क्या इससे कांग्रेस को कहीं ना कहीं डर है क्या? देखिए, मैंने पहले भी बोला, उपचुनाव के जो चुनाव हुए वहाँ पे अगर देखेंगे तो जो सहानुभूति के वोट बीजेपी को मिले हैं, और उससे कुछ भी कोई भी जो चुनाव होंगे विधानसभा के चुनाव, उस पर कोई असर पड़ने वाला नहीं। बात रही जो हिमाचल प्रदेश की और गुजरात की जो चुनाव है, तो कहीं न कहीं जनता गुजरात की ये भूली नहीं है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचार जो है चरम पर है, और उसका भुगतान जो है गुजरात की जनता को भुगतना पड़ रहा है। अभी पुल में जो भ्रष्टाचार देखने को मिला, उसमें 150 लोग जो है तो नदी में डूब के मर गए हैं। अब ये भ्रष्टाचार का जीता जाता उदाहरण इससे बड़ा क्या मिल सकता है कि सरकार सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए काम कर रही है, आम जनता की इसको कोई फिक्र नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्ट भी उसको व्यक्ति को दे रही है, उस कंपनी को दे रही है जिसका पुल के बारे में कोई अनुभव ही नहीं रहता है, और वो कंपनी कोई दूसरे चीज में स्पेशलिस्ट है। तो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार जो है चरम पे है, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आज अभी मैं आपको और एक चीज बता देता हूँ कि गुजरात में शराबबंदी है, लेकिन वहाँ पे भी जनता जो है कई 100 लोग जो है जहरीली शराब पीने के कारण मरे हैं। तो ये क्या सब दर्शाता है? यही दिखाता है ना इनका कि भ्रष्टाचार वहाँ पे चरम पे है। आज ये फेक गुजरात मॉडल की बात करते हैं, बोगस गुजरात मॉडल जो है आज है, तो इन्होंने दिखाया है। अगर गुजरात फेक गुजरात मॉडल नहीं रहता, तो अगर कोई राष्ट्राध्यक्ष दूसरे देश का आता तो वहाँ सड़कों पे पर्दा लगा के और वो गरीबों के मकान को छुपाया नहीं जाता। आज देखिए, जितने भी अडानी के पोर्ट्स हैं वहाँ पे नशीले पदार्थ जो है हजारों करोड़ की मात्रा में पाए जा रहे हैं।
तो ये खुली छूट दे रखे हैं अडानी और अंबानी को, देश को जितना चाहिए उतना लूटो, तुम्हारे लिए खजाना खुला है। एक सिर्फ अडानी एक ऐसा व्यक्ति है जो 2.5 लाख करोड़ का कर्ज, जो भारत का के बैंकों का 2.5 लाख करोड़ का कर्ज है, और वह कर्ज लेकर के और दूसरे देशों से कॉन्ट्रैक्ट करता है, और भारत की सरकार यहाँ पे बिजली कंपनियों को मजबूर करती है कि उनके यहाँ से जो है कोयला सप्लाई करे। कई लोग कह रहे हैं, रत्नाकर जी, लोग कह रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के सीधी टक्कर में थे, गुजरात में सीधे मुकाबले में थे, आपने खुद ये गिफ्ट किया है आम आदमी पार्टी को, अब आप नंबर 3 पर पहुंच गए हैं। सुनिए, मैं समझ गया। सोनी जी, आपका प्रश्न जो है, मैं आपके प्रश्न का जवाब इस प्रकार दे देना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले ही वहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने एक रैली किया था। उस रैली में उन्होंने क्या कहा था, उस बात को आपको गंभीरता से लेना चाहिए। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस वाले जो है घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं, कांग्रेस वाले ग्रुप बनाकर जो है लोगों से डायरेक्ट मिल रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं। हम आज टीवी पे प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम आज जो है बड़ी बड़ी रैलियां नहीं कर रहे हैं, हम जो नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, वहां पे जा रहे हैं, लोगों को कन्विंस कर रहे हैं। 27 साल की इनकी जो कुशासन इन्होंने किया है और झूठा जो विकास मॉडल दिखाया है गुजरात का, लोगों को सच्चाई पता ही है, सिर्फ बताने की जरूरत है, और सच्चाई सबके सामने अब आ रही है धीरे धीरे। ये जो दावा करते थे गुजरात मॉडल, आप देख लीजिए क्या हाल है गुजरात मॉडल। गुजरात मॉडल ही है, रत्नाकर जी हमें 30,000 करोड़ का गुजरात में भूलना नहीं चाहिए, गुजरात मॉडल ही है जिसकी बदौलत आज केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है और 27 साल से लगातार सरकार बनती आ रही है। खैर, आपके पास लौटूंगा, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद चर्चा लगातार जारी है। 2024 का क्या ये ट्रेलर है? छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर चुनावी परिणाम आए, जिसमें से 7 में से 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने अपने नाम की हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। कैप्टन इंद्रजीत सिंह हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, महेश्वर हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, रत्नाकर सिंह हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। महेश्वर जी, सबसे पहले अब मैं आप ही के पास आऊंगा। लगातार 2 उपचुनाव हार गए सर आप, तो क्या अखिलेश यादव पहले ही भाप गए थे कि हार मिलेगी, इसी के चलते प्रचार करने नहीं जा रहे थे, या कारण कुछ और है? समाजवादी पार्टी पहले ही समझ लेती कि यहां हम हार रहे हैं तो वहां पर ज्यादा ताकत नहीं लगाते आप? सोनी जी, देखिए, ऐसा नहीं है, ऐसा परसेप्शन बीजेपी बनाती है, ऐसा करती है कि भाई ये हार रहे थे और ऐसा इसलिए कर रहे हैं। सच्चाई का बयान कर रहे हैं। 3 उपचुनाव आप कंटिन्यू हार चुके हैं, इसलिए मैं सवाल ही कर रहा हूं। जो हमने आरोप लगाए, जैसे आजमगढ़ की बात करें तो आजमगढ़ में भी जो आरोप लगा था वो यही लगा था कि वहां पर जो धर्मेंद्र यादव जी वहाँ हमारे कैंडिडेट थे, और जब ईवीएम मशीन खुलने का समय आया तो वहां पर कैंडिडेट दूसरे तो हो सकते हैं, लेकिन वहां तक जाने से धर्मेंद्र जी को रोका गया। ठीक है, ऐसे और भी उदाहरण कई जगह हुए। अब आज वहां की बात करें रामपुर की, तो वहां पर एक समुदाय विशेष के जहां पर 60% से ज्यादा मतदाता थे, उनको पुलिस बल वहां छावनी में तब्दील कर दिया गया, उनको सील कर दिया गया, और उसके बाद वो वोट कहां से पड़ेगा बताइए? इस तरीके से हाईजैक करके इस इलेक्शन को यदि कोई पार्टी या कोई सरकार प्रशासन के वोट पे हाईजैक करेगा तो कोई मतदाता क्यों तो वोट डालने के लिए बाहर निकलेगा, क्योंकि संगीनों के साए में वोट नहीं होता। तो इस तरीके से नहीं है। रही बात गोला के लिए, तो गोला के लिए भी हम लोगों ने हमारी पार्टी के प्रत्याशी विनय तिवारी जी के खिलाफ गुंडा एक्ट में उनको ईवीएम में गड़बड़ी होती और उसके बाद उनको दबाया गया। जो भी हमारे नेता लोग थे, कार्यकर्ता लोग थे, उनको भी धमकाया गया। जी सुन तो लीजिए एक बार, आप बोलना चालू, आपका मीटर सर एक बार जब चालू हो जाता है तो आप रुकने का नाम नहीं लेते, दिक्कत यही है, चर्चा इसलिए नहीं हो पाती। तो थोड़ा बोलिए बीच बीच में अगर आप बोलते हैं तो बताइए। 111 सीटें आप जीते थे 2022 में, समाजवादी पार्टी जीती थी। अगर ईवीएम में गड़बड़ी हो जाती तो इतनी सीटें आप कैसे जीत लेते सर? देखिए सोनी जी, देखो एक बात मैं बताना चाहता हूँ, इसके लिए मैं व्यक्तिगत इनको बीजेपी को या किसी को वो कटघरे पर नहीं खड़ा कर रहा हूँ। एक बात तो पूरे देश की समस्या है, लोकतंत्र की रक्षा के लिए सोनी जी इस पे उंगली ईवीएम पे समय समय पर 2014 से उठ रही है और देश से हर दल उठा रहे। जिस तरह से कश्मीर में लोकतंत्र की स्थापना के लिए यदि आप लोगों ने वहां पर 370 हटा दिया तो ईवीएम हटा दीजिए। जिन देशों ने, जो विकसित देश हैं, उन देशों ने जिसको ईवीएम का निर्माण किया, उन देशों में इसका उपयोग नहीं होता, वहां बैलेट पेपर से इलेक्शन होता है। अभी 2022 का ही अगर इलेक्शन देखें तो उसमें जो बैलेट, जो पोस्टल बैलेट से बढ़ते, कैप्टन जी ध्यान दें, जरा गौर करें, उसमें समाजवादी पार्टी और एलायंस को 51.5% मिला जो बैलेट पेपर से था, और भारतीय जनता पार्टी उसके एलायंस को 33.3 मिला। तो बैलेट पेपर पे हम लोग पूरे जनता की रक्षा भी करेंगे, जीत के भी दिखाएंगे।
सवाल तो करिए सुन लीजिए। प्रवर्तन। आप चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं या पर आप भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा नहीं रहे नहीं, हैं? चुनाव आयोग पे आरोप नहीं। चुनाव आयोग देश से और देश के संविधान के ऊपर चुनाव आयोग नहीं है, पूरी जनता जनार्दन है। तो जनता के हित की, जनता की पूरी मांग है, तो उसको हटा दे। क्या दिक्कत है? वोट ही तो कराना है इलेक्शन कमीशन को। हम कब तय मना कर रहे हैं? पूरा विपक्ष तैयार है उनको सपोर्ट करने के लिए। और जो अभी जब बैलेट पेपर से इलेक्शन हुआ, अभी ज्यादा समय नहीं हुआ। अब भाई ठीक है, कैप्टन इंद्रजीत जी जवाब दीजिए। गूगल पे देख लीजिए, कैप्टन इंद्रजीत सिंह जी 51.5% सभा को जवाब और एलआईसी दीजिए। को मिला, और भारतीय जनता पार्टी के और ठीक है, एलआईसी को मौका दीजिए सर, दूसरे मेहमानों को भी मौका दीजिएगा। कैप्टन ईवीएम इंद्रजीत जी, आपकी से बारी। चुनाव जीत गए। सोनी जी, आज के समय में जब पूरा वर्ल्ड हाईटेक हो रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहा है, तो समाजवादी उस टाइम जो है ना देश को पीछे ले जाने की बात कर रही है। तो हाँ। ये तो इनकी सोच है। हाँ। और ये कह रहे हैं कि संगीनों के साए में, तो जनाब आपके समय में गुंडे चुनाव करवाते थे। वो जो है ना गाड़ी में सोनी बैठ जी के- भाषा देख सुने, लीजिए सुने, कैप्टन सुने, साहब की। सुने, नहीं नहीं, मैं सुनूंगा, आपको सुनूंगा, जवाब भी दूंगा। इनकी भाषा ठीक है, दोनों को सुन लीजिए, वर्सेस सत्ता डालेंगे। वाली को। सुने सुने सर मत रोकना मुझे। सुने सुने आपके साथ आप जी सुनूंगा, बड़े भाई सुन रहा हूँ मैं। आपकी सत्ता वाली का जवाब दूंगा। मैं आपके पीछे बोलता नहीं हूँ, आप बोले जोले जा रहे हैं। थोड़ी सभ्यता है आपके अंदर की नहीं है? नहीं नहीं, शब्दावली का चयन सर तो सोच समझ के करें। शब्दावली आपके अंदर है। आप भाषाई गरिमा का हम दोनों ख्याल रखेंगे। हम सब यहाँ पे जितने मेहमान हैं वो भाषाई गरिमा का ख्याल रखेंगे। ठीक है, ठीक है महेश जी, कैप्टन इंद्रजीत सिंह जी को बोलने दीजिए। कैप्टन इंद्रजीत सिंह को बोलने दीजिए। आपको इतनी जल्दी मिर्ची नहीं लगनी चाहिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मिर्चा अंदर घुस गया, तुम्हारे तो मिर्ची अंदर घुस गई। फिर शब्द में पूर्वक ये कह रहा हूँ कि आप मैं बीच में नहीं बोला हूँ तुम्हारे में, और मैं बोला। चलिए बोलिए बोलिए, आप टाइम इसी में खाई जा रहे हो। का प्रयोग करने वाले लोगों के साथ मैं डिबेट नहीं करता, और मैं प्लीज मैं डिस्कनेक्ट हो रहा हूँ। कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? ठीक है, रत्नाकर सिंह जी चले गए, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। इस डिबेट में भाषाई गरिमा का तो आप दोनों लिहाज रखिए सर। कम से कम आप दोनों वरिष्ठ लोग हैं, आप दोनों पढ़े लिखे लोग हैं, अपनी अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, देश की बड़ी बड़ी पार्टियों के प्रवक्ता हैं, लेकिन इस तरह की भाषाई गरिमा का आप ख्याल नहीं रखेंगे तो सर कैसे डिबेट हो पाएगा? सोनी जी, मैंने तो विनम्रता पूर्वक यही आग्रह किया कि शब्दावली का ध्यान रखिए। रत्नाकर सिंह प्रवक्ता जुड़े हुए थे कांग्रेस पार्टी की, वो चले गए। खैर, मैं आपके पास आऊंगा। कैप्टन इंद्रजीत जी, आपको आवाज मेरी मिल रही है? कैप्टन इंद्रजीत जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है सर? आपको मेरी मिल रही है, आपकी मुझे मिल रही है। जी सर, आप दरअसल भाई बीजेपी पर आरोप लगाते रही हैं विपक्षी पार्टियां कि एक हिंदू फैक्टर है जिसकी वजह से आप बार बार जीतते रहे हैं। हिंदुत्ववादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और हिंदुत्व एक वोट बैंक देश में ज्यादा है, जिसलिए आपको जीत मिलती है। चाहे वो कश्मीर में धारा 370 का मुद्दा हो, चाहे उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का मुद्दा हो, ये एक महत्वपूर्ण फैक्टर है जिसकी वजह से आपको जीत बार बार मिल जाती है। आप देखिए, हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री है, उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं किसी एक पक्ष के साथ हूं। उन्होंने कहा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। उसी विचारधारा से चले। जब हमने शौचालय बना के दिए तो मैंने किसी जाति विशेष को नहीं दिए, सबको दिए, जिस जरूरतमंद को। जब हमने मकान बना के दिए, उत्तर प्रदेश में ही अकेले 65,000 मकान बनाए योगी कार्यकाल में। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तकनीकी खामी के चलते हमारे साथ इस वक्त मौजूद नहीं हैं। महेश आर्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। महेश जी, आपको क्या लगता है आने वाले चुनावों में, और भी कई सारे चुनाव बाकी हैं, भारतीय जनता पार्टी के सामने, भारतीय जनता पार्टी के पास जो चेहरे हैं, क्या समाजवादी पार्टी के पास कोई ऐसा महत्वपूर्ण चेहरा है जो डिफेंड कर सके बीजेपी को? देखिए सोनी जी, मैंने पहले ही बोला कि लोकतंत्र में संभावनाओं का खेल है। पूरी तरह से हर वक्त जो है चेहरे भी हमारे पास अवेलेबल हैं, और हर स्तर पर, चाहे स्टेट का इलेक्शन हो, चाहे देश का इलेक्शन होगा, उसमें हम लोग बहुत बढ़िया मजबूती के साथ चुनाव का मुकाबला करेंगे, चेहरा भी देंगे। और अभी आप ये जो आप देख रहे हैं, ऐसे प्रवक्ताओं को बिठा के मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था, और आपके जैसे बड़े चैनल पर भी, तो आप जो इस तरह से शब्दावली का चयन करें, मैंने उनको यही बोला कि शब्दावली का चयन सोच समझ के करें। अगर आप यही शब्दावली आपके संस्कार है तो फिर आप सुनने के लिए भी तैयार हो, बाध्य होना पड़ेगा। तो इसके बाद वो आप देख लीजिए इस तरीके से करते। जो चुनाव अगर जीते, ईमानदारी से चुनाव जीते, तो उनके अंदर बौखलाहट भी होना चाहिए। वो बेईमानी से चुनाव जीते, इस वजह से उनके अंदर बौखलाहट थी, और उनको तो झुकना चाहिए कि भाई उनके चुनाव कैंडिडेट चुनाव जीत गया है,
और विपक्ष तो भाई हमारा तो विपक्ष का रोल है। आज अगर सत्ता हम जीते या हारे, हम हार गए चलिए कोई बात नहीं है, हम इसके लिए समीक्षा करेंगे। लेकिन अगर बीजेपी या सरकार चाहे कि भाई हम घर में चुप बैठ जाएंगे, हम इनका विरोध नहीं करेंगे, इनकी नीतियों का विरोध नहीं करेंगे, तो नोट कर लेना कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश का मजबूत विपक्ष है। हम अपने रोल को अदा करेंगे और सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ेंगे। अगर सरकार की जन विरोधी नीतियां हैं उनको हम विरोध करेंगे और उनको बेनकाब करने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी अपना लोकतांत्रिक ढंग से अपने मूल्यों का निर्वहन करना जानती है और निश्चित रूप से हम लोग उसके लिए तैयार हैं। ठीक है रत्नाकर जी, जानकारों का ऐसा मानना है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा जो आजकल चला रहे हैं, तो ये यात्रा अगर आप गुजरात पे निकालते तो शायद आपको इस यात्रा से फायदा होता। जो मुख्य विपक्षी दल फिलहाल बनी बैठी है आम आदमी पार्टी, वो रेस में नहीं होती और कांग्रेस पार्टी इस रेस में होती, और हो सकता है कि आपकी सरकार भी आप बना सकते 2022 के इस गुजरात के इलेक्शन में। गुजरात सर आपने दूर क्यों रखा है इस भारत जोड़ो यात्रा से, क्योंकि चुनावी राज्य भी है। भारत जोड़ो, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। भारत जोड़ो यात्रा का मकसद जो है वो देश में एक सौहार्दपूर्वक माहौल बनाना है। जो आज लोगों के प्रति भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे का कटुता का जो जहर घोल के रख दिया है इन्होंने, वो अब कटुता की राजनीति को खत्म करके और एक साथ सारे संप्रदाय के सारे जाति के लोगों को एक साथ इकट्ठा करके और भाईचारे की एक संदेश देना है। उसमें कहीं चुनाव जीतने का कोई लक्ष्य लेकर ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं किया गया, नहीं तो सिर्फ 5 राज्यों में ही वो भारत जोड़ो यात्रा सीमित रह जाता। लेकिन हम कहीं कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो यात्रा चालू किए हैं, इसमें संदेश देना है कि आज जो है एक दूसरे से लड़ाने का काम जो भारतीय जनता पार्टी जो ध्रुवीकरण की राजनीति के लिए, बहुसंख्यक को रिझाने के लिए, खुश करने के लिए उन्होंने ये सारी चीजें जो कर रहे हैं, एक दूसरे से एक समुदाय को दूसरे समुदाय से लड़ाने का काम कर रहे हैं, जहर फैलाने का काम कर रहे हैं। कभी हिजाब का मैटर लेके आते हैं, कभी मीट बैन का मैटर लेके आते हैं, कभी 80-20 करते हैं। तो ये सारी समाज में कटुता फैलती है। हमारा देश ऐसा नहीं है। हमारा देश सभी धर्मों का देश है, सभी संप्रदाय जातियों का देश है। यहाँ पे सब लोग एक दूसरे से प्रेम भाव से रहते हैं। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी को एन सत्ता में आना है और वो सत्ता हासिल करना चाहती है, इसलिए वो एक दूसरे से लड़ा करके और बहुसंख्यक को खुश करके और हिंदुत्ववादी का ठेकेदार बन के, फर्जी हिंदुत्ववादी और फर्जी राष्ट्रवाद वाले ये लोग हैं और ये जनता को बरगलाने का काम करते हैं चुनाव के समय में। अभी देख लीजिए आप किस प्रकार जो है उन्होंने बहुत सारी नीतियां जो है लेकर आते हैं चुनाव के एन वक्त, ठीक एन वक्त पहले जो लेके आते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, ये कहीं न कहीं दर्शाती है ना कि जो है जनता को बांट करके डिवाइड एंड रूल वाली जो अंग्रेजों की नीति होती थी, वही भारतीय जनता पार्टी आज कर रही है। तो इसको देश में से पूरी तरह से तिलांजलि देने के लिए आज राहुल गांधी जी ने एक नेक इरादे के साथ जो है इन्होंने 3600 किलोमीटर का जो यात्रा शुरू किया है। आप देख लीजिए लाखों की संख्या में लोग उनके साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं और हर प्रदेश में उनको उस तरह से लोग जुड़ते जा रहे हैं लाखों की संख्या में। तो कहीं ना कहीं ये संदेश तो पूरे देश में जा रहा है ना। वो सिर्फ एक प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश में संदेश जा रहा है जिसका असर आपको चुनाव में भी देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि उसका भारत जोड़ो यात्रा का कोई संदेश गुजरात के लोगों को नहीं मिल रहा है या हिमाचल के लोगों को नहीं मिल रहा है या अन्य प्रांतों को लोगों को नहीं मिल रहा है। हर जगह उनका संदेश जा रहा है और लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आज के परिदृश्य में इस तरह की आखिर में औचित्य क्यों आन पड़ी राहुल गांधी को कि वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। इसलिए आन पड़ी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लोगों को लड़ाने की राजनीति करती है। ठीक है, भारत जोड़ो यात्रा पर से डिबेट नहीं है। एक छोटा सा सवाल भारत जोड़ो यात्रा से जोड़कर मैंने आपसे पूछा था, विपक्ष ने खूब मुद्दा उठाया रत्नाकर जी, नौकरियों का, बेरोजगारी का, अग्निवीर भर्ती का, शिक्षा का, भ्रष्टाचार का, लेकिन तमाम सारे मुद्दे आपके धराशायी हो रहे हैं। आप मुद्दे उठाने में या तो कामयाब नहीं हो पा रहे, जनता तक मुद्दे नहीं पहुंच पा रहे, या फिर जनता जो मुद्दे आप उठा रहे हैं उनको नकार दे रही है। इसलिए लगातार भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और फिर जीत दर्ज की है 7 में से 4 सीटों पर देश भर में। प्रश्न मेरे से है जी, आप ही से रत्नाकर जी। जी देखिए, अभी समाजवादी पार्टी के मेरे भाई जो कह रहे थे कि आज जो है संस्थाओं के ऊपर और जो इस प्रकार नियंत्रण कर लिया गया है, जिस प्रकार जो है आपने रामपुर की घटना ले लीजिए, वहां पे 60% जो वोटर जो दूसरे समुदाय के थे उनको बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है, ये दिया जा रहा था और वोट नहीं करने दिया गया। तो ये सारे फैक्टर कहीं ना कहीं आप सत्ता शासन में हैं तो आप सत्ता शासन का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है।
और वो आज देख लीजिए, आज कोई नहीं नेता सर, अगर दुरुपयोग किया होता तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार थी, 2018 में चुनाव हुए तो कांग्रेस की सरकार बनी ना, मध्य प्रदेश में भी वही हुआ, राजस्थान में भी वही हुआ। अगर दुरुपयोग करना होता सरकार को तो दुरुपयोग विधानसभा की जब आम चुनाव होते हैं तब किया जाता। हाँ, अगर आप फिर जब आप जीत जाते हैं तो आप कुछ नहीं कहते हैं जनता जनार्दन है, जनता का हमें आशीर्वाद मिला है। जब आपकी हार हो जाती है तो आप ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, आप चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हैं। मेरा सवाल ये है कि आपने पुरजोर तरीके से मुद्दे उठाए हैं और आप लगातार उठा रहे हैं, अग्निवीर भर्ती का, बेरोजगारी का, शिक्षा का, भ्रष्टाचार का, लेकिन ये मुद्दे कारगर क्यों नहीं हो पा रहे हैं आपके जो उठा रहे हैं आप? जनता इनको क्यों नकार दे रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राज्य की बात नहीं करता हूँ, पूरे देश में बात करता हूँ। आज जो भी नेता या जो भी दल है, विपक्षी दलें हैं, उनके नेताओं के ऊपर ईडी का जांच, सीबीआई का जांच, इस तरह का जो है जांच बिठाकर केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके उनकी आवाजों को बंद कर दिया जा रहा है। ये चाह रहे हैं कि देश से विपक्ष पूरी तरह से खत्म हो जाए और सिर्फ एक पार्टी और एक दल का राज्य जो है ये इस देश में रह जाए, और ये तानाशाही चलाना, जो हुक्मरान ये चलाना चाहते हैं पूरे देश में। तो इस तरह की परिस्थितियों से निपटने के लिए कहीं न कहीं जो विपक्ष जो है एक सुर में आवाज उठा रहा है। हर जगह देख लीजिए, हर जगह आवाज उठाई जा रही है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर कहीं कोई जीत रहा है, ये उपचुनाव की बात नहीं लेता हूं मैं, कहीं कोई जीत रहा है तो वहां जीते हुए पार्टियों को भी, विधायकों को भी खरीद कर ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश ले लीजिए, गोवा ले लीजिए, चाहे तमाम कर्नाटक ले लीजिए, तमाम ऐसे राज्य है जहाँ पे विपक्षी पार्टी जो है जीत रही है, लेकिन उनके विधायकों को खरीद करके आज इनके पास सबसे नोटबंदी में इन्होंने खूब घोटाला किया। देश का सबसे बड़ा घोटाला नोटबंदी हुआ, उसमें खूब पैसा इन्होंने बनाया। तो आज इनके पास सबसे अमीर पार्टी है ये विधायकों को खरीदते हैं, उनको डराते हैं, धमकाते हैं, हर प्रकार से हर एक यंत्रणा को इस्तेमाल करते हैं अपनी सत्ता को हासिल करने के लिए। महेश जी भी बने हुए हैं हमारे पास, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। महेश जी, जिस राम मंदिर के मुद्दे पर लगातार विपक्ष पूछता रहा, समाजवादी पार्टी पूछती रही कि बीजेपी कहती है कि राम मंदिर तो बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। ठीक है, राम मंदिर का शिलालेख भी हो गए, शिलान्यास हो गया, अब मंदिर बन भी जाएगा 2024 में जनवरी फरवरी तक। इसके साथ ही धारा 370 एक महत्वपूर्ण मुद्दा था जम्मू कश्मीर में। धारा 370 भारतीय जनता पार्टी ने हटाई जम्मू कश्मीर से। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात कही जा रही है, उत्तराखंड में लागू हो गया। इसके साथ ही गुजरात में कह दिया बीजेपी ने कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हम लागू करेंगे। साथ ही हिमाचल प्रदेश में भी आज ये घोषणा पत्र जारी किया था, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही गई। क्या ये तमाम सारी चीजें हैं, ये तमाम सारे फैक्टर एक साथ होकर भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने में कामयाब हो रहे हैं? इतने बड़े क्रांतिकारी निर्णय बीजेपी के द्वारा लिए जा रहे हैं। देखिए सोनी जी, आप बहुत अच्छे एंकर हैं और बड़े चैनल के एंकर हैं, और आपकी जो बात बहुत दूर तक जाती है, दुनिया सुनती है। अभी आपने जो 2-3 बातें बताई हैं कि बीजेपी को शायद इसलिए लोग वोट दे रहे हैं, हम लोगों ने जो विपक्ष के लोगों ने जो भी आपत्तियां दर्ज कराई हैं वो बेबुनियाद नहीं है। उनकी बुनियाद पर भी गौर कर लिया जाए तो निश्चित रूप से इसका भी दूध का दूध पानी पानी हो जाए। अगर ईवीएम पे अगर लोग उंगली उठ रही है तो उसकी समीक्षा क्यों नहीं होनी चाहिए? और वो ईवीएम ही लोकतंत्र की रक्षक है, उसी से इलेक्शन होता है, तो निश्चित रूप से उसकी समीक्षा की जाए। 370 हटाई तो 370 बहुत उन्होंने अपने उसका परिचय दिया, तो एक हिम्मत जुटा करके ईवीएम को भी हटा दे, बैलेट पेपर के लिए आदेश करें। दूसरी बात यह है कि 370 को उन्होंने हटाया। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें तो उन्होंने कई स्टेटों में मतलब कोशिश किया, उसके लिए बिल लेके आए, तो स्टेट से क्यों लाए? हाउस में लाते, पार्लियामेंट अभी आने वाली है, पार्लियामेंट में उसको लाना चाहिए। सिस्टम ही उल्टा कर रहे हैं, तो पार्लियामेंट में लाते, पार्लियामेंट में ला करके उसको पास कराते, उसके बाद पूरे देश में लागू करते। क्या वो एक टेस्ट लिटमस पेपर है क्या कि जो उसको आप जो है एक स्टेट में लागू करवा करके या उसका चुनावी लाभ लेने के लिए उन्होंने चुनाव के पहले इसको लागू करा दिया कि भाई ठीक है इलेक्शन आ रहा है। तो इस तरीके से उनका लाभ लेने के हिसाब से नहीं, बल्कि सत्तारूढ़ पार्टी को देश को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए, और इलेक्शन और जो लोकसभा की संस्थाएं हैं उनका सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। आज सरकार बीजेपी की है, कल वो किसी और की होगी, उससे पहले भी दूसरे दलों की रही हैं, तो निश्चित रूप से ये देश रहेगा, देश में लोकतंत्र रहेगा और देश का संविधान सुरक्षित रहेगा, तभी सब कुछ जिंदा रहेगा। तो किसी भी पार्टी को कितनी भी ताकत मिल जाए तो उसको हमेशा
जो मूल स्तंभ है उनके लिए, उनकी रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा के लिए सभी लोगों को मिलकर के उसका मुकाबला करना चाहिए और उसके प्रति सरेंडर नहीं करना चाहिए। इसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा चौथा स्तंभ होता है। तो निष्पक्षता के साथ, क्योंकि अगर जनता, अगर अपोजिशन की आवाज को अगर मीडिया प्रमुखता से नहीं उसका सहयोग करेगा और उसको दबाने की कोशिश की जाएगी तो लोकतंत्र नहीं बचेगा। अगर मजबूत जो विपक्ष है कमजोर हो जाएगा, उसकी आवाज दबा दी जाएगी, उसको घर बैठा दिया जाएगा, ईडी सीबीआई और इस्तेमाल करके उनकी आवाज को दबाया जाएगा, तो लोकतंत्र कैसे बचेगा। आप भी उसी के पार्ट हैं, हम भी उसी के पार्ट हैं और हमारे साथी जो बैठे हैं वो भी उसी के पार्ट है। देश रहेगा और देश का संविधान रहेगा तो सब लोग रहेंगे। यही हमारी समाजवादियों की विचारधारा है और हम लोग इसी विचारधारा को लेकर चल रहे हैं। समाज को बांट करके भी अगर डिवाइड एंड रूल्स की पॉलिसी अपना रहे, वही तो मैंने कहा था, जो हमारे साथी को बुरा लग गया, उनको मिर्ची लगी कि भाई आपकी पार्टी में पूरी तरीके से इस तरीके का सिस्टम है कि डिवाइड एंड रूल्स की पॉलिसी है। समाजवादी उस पर नहीं लोग विश्वास करते, यूनाइटेड रूल्स के हिसाब। आप सबको संगठित करिए, सबके हिसाब से योजनाएं बनाइए और सबका विकास करिए। कहते कुछ है करते कुछ है, इसीलिए तो उंगली उठती है। और निश्चित रूप से हम तो ये चाहते हैं कि पूरी तरह के समाजवादी आंदोलन, निश्चित रूप से अभी कह रहे हैं कि भाई उनका कोई विकल्प नहीं आएगा, विकल्प है, लोकतंत्र बचेगा। पहले भी सरकारें रही हैं, ऐसा नहीं है। इंदिरा जी जितना मजबूत मैं समझता हूँ, अभी इतने कोई ऐसा काम नहीं किया है कि ये कह दिया जाए कि भाई बहुत सबसे बड़े बहुत मजबूत है। इंदिरा जी रही हैं, इस देश के बहुत मजबूत प्रधानमंत्री रही हैं, आयरन लेडी के नाम से जानी गई है। देश रहा, उससे पहले भी कई प्रधानमंत्री इस देश ने दिए। तो ऐसा एक खतर नहीं कर देना चाहिए कि अगर ये नहीं रहेगा तो देश नहीं रहेगा। देश अभी भी जिंदा है, वो लोग चले गए। तो इसलिए साथियों, मैं तो आप लोगों से आपके चैनल के माध्यम से सभी से कहना चाहता हूँ, लोकतंत्र के मूल्यों की रक्षा के लिए सबको मिलकर के साथ देना चाहिए। और लोकतंत्र के जनादेश हमारे पास 5 मिनट और हैं। रत्नाकर जी, 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ, कांग्रेस एक भी सर सीट नहीं जीत पाई है। ये हालांकि पहली बार नहीं, इससे पहले भी कई दफा इस तरह की चीजें हुई हैं। अब तो चिंतन शिविर भी आपका हुआ था उदयपुर में, तमाम सारी बातें कही गई चिंतन शिविर में कि पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे जहां जहां विधानसभा चुनाव है और उपचुनाव होने हैं वहां हमें जीत दिलाई जा सके। अब तो सर पार्टी को सशक्त नेतृत्व भी मिल गया, मल्लिकार्जुन खड़गे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी घोषित हो गए औपचारिक रूप से, लेकिन फिर भी कमी कहाँ आ रही है? लगता नहीं कि अभी और आत्ममंथन और आत्मचिंतन की जरूरत है कांग्रेस को? रत्नाकर जी, देखिए, उपचुनाव से सिर्फ नतीजों को लेकर के आप पार्टी के ऊपर अगर कहेंगे कि पार्टी नहीं, उपचुनाव तो उपचुनाव सर चुनाव नहीं होता क्या? लोकतांत्रिक नहीं, तरीके से नहीं होता? मैंने आपको बताया ना कि बहुत इसमें कई मतलब उपचुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए कोई मायने नहीं लगता, आप ये कह रहे हैं रत्नाकर जी? वोट पड़े हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। ये उपचुनाव ऐसा है, कई सीटों में, अभी 4 सीटों में तो मेरे नॉलेज में 2 सीट ऐसी है जो भारतीय जनता पार्टी को सहानुभूति के वोट पड़े हैं। तो कहीं न कहीं वहां पे लोगों की सहानुभूति वो व्यक्ति के प्रति हो जाती है, न कि पार्टी के प्रति होती है। और कांग्रेस की रही बात, तो हमारी महाराष्ट्र में जो अंधेरी में जो चुनाव हुआ है उसमें हमने समर्थन, हमारी समर्थित महाविकास आघाड़ी का कैंडिडेट था, तो वो तो कहीं न कहीं जीता है ना। कांग्रेस पार्टी समर्थित ही सर महाविकास आघाड़ी है। तो इसको उपचुनाव को लेकर के और 7 सीटों में आकलन करना कि कांग्रेस पार्टी जो है दिन प्रतिदिन कमजोर होती जाती है, ये सही नहीं है। आप देखिएगा, अब मैं आपकी बात मानता हूं, कहीं न कहीं पूर्ववत में अगर देखा गया है कि कांग्रेस पार्टी जो है कमजोर साबित हुई है, लेकिन हम जिस प्रकार अभी काम कर रहे हैं, जिस प्रकार संगठन को मजबूत कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, चिंतन शिविर में जो हमने संकल्प लिए थे वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने संगठन के अंदर, तो वो सारे रिजल्ट आपको दिखेंगे आने वाले चुनाव में। अब 5 राज्यों के जब चुनाव हो जाएंगे उसके बाद हम लोग फिर डिबेट में आएंगे। आप देखिएगा, गुजरात और हिमाचल प्रदेश जैसा एक छोटा सा राज्य जहाँ पे आज बड़े बड़े राज्यों के मुख्यमंत्रियों को जाना पड़ रहा है, प्रधानमंत्री मोदी को विजिट करना पड़ रहा है, कहीं न कहीं दर्शाता है ना कि वहाँ पे इनका सत्ता। लेकिन कांग्रेस के कितने लीडर जा रहे हैं सर, ये तो बता दीजिए? कांग्रेस के कितने लीडर जा रहे हैं गुजरात में? नहीं, सारे लोग जा रहे हैं ना, अभी तो सारे लोग पहुंच रहे हैं वहाँ पे। सब लोगों ने, हिमाचल प्रदेश में देखिए अभी प्रियंका गांधी ने किया था, मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया था। ये जो चुनाव हो रहे हैं, जैसे चुनाव होते जा रहे हैं, सारे लोग तो वहाँ पहुंच रहे हैं ना। पर सबसे बड़ी चीज है कि हमारे जो वहाँ पे हम अभी अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की तरह इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, जो टीवी में और सिर्फ प्रचार के माध्यम से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका जमीनी वजूद कोई नहीं है। आज अगर जाके देखेंगे तो कांग्रेस ने पिछली बार भी अच्छा, ये कह रहे हैं कि आप सरकार बनाने जा रहे हैं गुजरात में और हिमाचल में, दोनों राज्यों में? प्रश्न पूछिए। आप क्या ये कह रहे हैं कि आप सरकार बनाने जा रहे हैं गुजरात और हिमाचल दोनों राज्यों में? देखिए सोनी जी, मैं आपको बोलता हूँ, आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए, सर्वेक्षण उठाकर देख लीजिए।
दोनों राज्यों में कहीं न कहीं गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियों से और सत्ता शासन से वहां पे जनता मान लिया सर आपकी सीटें बढ़ी थी 2017 में, और 2017 में आपकी सीटें ठीक आई थी, 77 सीटें आप जीते थे, आएगी। जब 77 सीटें जीते थे आप 2017 में, जब गुजरात में इलेक्शन हुआ था, विधानसभा चुनाव हुआ था। लेकिन जब आम आदमी पार्टी आपके मुकाबले में नहीं खड़ी थी, अब आम आदमी पार्टी नंबर 2 पर आ गई है सर, आप 3 पे आम खिसक आदमी गए। पार्टी जो है हमारे मुकाबले में खड़ी है, ये कैसे आप कह सकते हैं? वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ी है, लेकिन नुकसान तो आप ही को पहुंचाएगी ना सर, आप ही को तो वोट कटेंगे जो काम आम आदमी वोट पार्टी किसके भारतीय कटेंगे? जनता पार्टी की करेगी, जो हमें तो कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से फायदा ही मिलेगा ना। तो आप रिजल्ट के बाद देखिएगा वो किसका नुकसान कर रही है। इसलिए आप देखे होंगे एक वीडियो भी आजकल बहुत वायरल हो रहा है, एक चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट को प्रधानमंत्री मोदी जी फोन करके कहते हैं कि आप चुनाव से हट जाओ। तो कहीं न कहीं ये परिस्थिति दर्शा रहा है ना कि आज उनकी परिस्थितियां जो बद से बदतर होती जा रही हैं। आज उनको लोगों की सहानुभूति नहीं मिल रही है, क्योंकि वह जनता के हित में कोई काम ही नहीं कर रहे हैं, वो तो अडानी और अंबानी के हित में सिर्फ काम कर रहे हैं। तो जनता भी आज बदलाव चाह रही है, और 27 साल को इनकी कुनीतियों का लेखा जोखा तो देना पड़ेगा ना अभी चुनाव में। ठीक है, महेश आर्य जी ऐसा कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व समर्थित पार्टी है, हिंदुत्व की पार्टी है, हिंदुओं की पार्टी है। नरेंद्र मोदी हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा है, इसलिए बीजेपी को लोग वोट करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोग वोट करते हैं उनके नाम पर। और पार्टियां हिंदुत्व का इतना समर्थन नहीं करती, और हिंदुत्व की लहर इस वक्त देश में चल रही है, इसलिए बीजेपी बार बार जीत रही है। नहीं, देखिए ऐसा मैंने पहले भी बोला था कि भारतीय जनता पार्टी के पास सच्चाई नहीं है, सच्चाई से बहुत परे चलती है। वो जुमले के आधार पर या इस तरीके से बयानों के आधार पर या आंकड़ों के आधार पर वो सब कुछ देश को चला रहे हैं। निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से मोदी जी आए हैं और मोदी जी ने जो भी जनता के बीच में वादे किए वो कुछ भी डिलीवर तो कर नहीं पाए, और फिर नया एक मुद्दा दे दिया। हिंदुत्व की बात करें तो हिंदुत्व के लिए कोई भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की ठेका, आप भी हिंदू हैं, हमारे मित्र बैठे हैं ये भी हिंदू हैं, हम सब लोग हिंदुओं को गोबर की संख्या में, लेकिन इसका मतलब हम देश से ये हिंदुओं से नहीं चलता। देश हिंदुओं का देश नहीं है, ये लोकतांत्रिक देश है, और इसमें धर्म सभी धर्मों को हमारा संविधान इजाजत देता है, तो सबका सम्मान करना ही पड़ेगा। तो इसलिए ये कह देना कि भाई हम ही हिंदुओं के ठेकेदार हैं और हम ही इसको जो है वो करेंगे, तो ऐसा नहीं है। सभी लोग हिंदुओं के होते हुए भी और पूरे देश के लोकतंत्र की मूल्यों की रक्षा के लिए देश के संविधान के तहत हमको चलना है, और इसी वजह से हम लोग चलते हैं। उस नीतियों को नहीं हो रहा, उनको कोई समर्थन नहीं मिल रहा है, वो तो जबरदस्ती ऐसे हालात पैदा कर देते हैं कि हिंदुओं को खतरे में दिखा देते हैं। अरे भाई, बहुसंख्यक हिंदू इस देश में है और बड़े समय से है, तो आज तक कितनी सरकारें आई और चली गई, कभी भी हिंदू खतरे में नहीं हुआ, कभी हिंदुत्व खतरे में नहीं आया। लेकिन उसके बाद जब बीजेपी सत्ता में आती है, ठीक है, चलते चलते आपसे एक आखिरी टिप्पणी महेश आर्य जी, आपसे आखिरी एक कमेंट लेना चाहूंगा। क्या आज के आए नतीजों को 2024 का ट्रेलर मानते हैं आप? नहीं, हर कहीं नहीं, 2024 का कोई टेलर नहीं है, और पूरी तरह से जो भी समस्याएं हमारी बेरोजगारी की थी, गरीबी की थी, भुखमरी की थी, जो किसानों की थी, जबकि सारी की सारी समस्याएं जस के तस हैं और कुछ भी डिलीवर नहीं हो पाया है। और हमारे साथी कह रहे थे, तो मैं समझता हूं कि पूरी तरह उसका कोई लिटमस पेपर नहीं है, बल्कि मैं समझता हूं कि पूरी चुनौती के साथ जनता उनको जवाब देगी, और 2024 में निश्चित प्रकृति का परिवर्तन नियम है और परिवर्तन होगा, और मुझे पक्की उम्मीद है कि नेचर का अपना काम करेगी और फिर से देश में परिवर्तन आएगा, नई सरकार बनेगी केंद्र में। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका महेश आर्य जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। रत्नाकर जी, आप हमसे जुड़े। रत्नाकर जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर नतीजे आ गए हैं। 4 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा जमाया है, तो वहीं 3 सीटों पर अलग अलग दलों ने कब्जा जमाया है। लेकिन ये जो उपचुनाव का आज परिणाम आया है, ये 2024 का ट्रेलर कहा जा रहा है। हालांकि इसी साल आने वाले महीने में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव भी होने हैं। चुनावों को लेकर, नतीजों को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों के अपने अलग अलग दावे हैं। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।